नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बायोलॉजी की क्लास की बात करेंगे। पार्ट नंबर 6 की रहेगी क्लास बाय जायसवाल सर। इस पार्ट में हम टॉप 20 क्वेश्चंस बात करेंगे। और इसके पहले दोस्तों पार्ट जो है 5 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जो 2020 क्वेश्चन के पार्ट थे। इस क्लास के बाद आपको यहाँ पे आई बटन मिल जाएगा, सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे सभी क्लास के। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में यह टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना वर्ग टीचर्स फैमिली है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर फीडबैक कीजिएगा, अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कीजिएगा। तो पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आप लोगों के स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न यहाँ पे स्तनीय थाइमस मुख्यतः संबंधित होता है शरीर के तापक्रम के नियंत्रण से, शरीर के वृद्धि के नियंत्रण से, प्रतिरक्षी कार्य के लिए, या थायरोट्रोपिन के स्त्रावण से। तो आप सभी लोग जानते हैं जो स्तनीय थाइमस मुख्यतः संबंधित होता है वह आपके प्रतिरक्षी कार्य के लिए संबंधित होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दाह कोशिका आरक्तता, या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करेंगे। तो 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी की बात करते हैं। ट्राइसोमी किसी गुणसूत्र के समजात समय युग में 2 की जगह 3 गुणसूत्र के कारण होता है और मानव में ट्राइसोमी सिंड्रोम उत्पन्न करता है, जैसे डाउन सिंड्रोम। यहाँ पे हम बात करेंगे ट्राइसोमी क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि फेरिटिमा में पट जो है किन खंडों के बीच अनुपस्थित होता है? पहले 4 खंड, 4/5, 4 से 5 एवं 8 से 9, 5 से 6 एवं 7 से 8, 7 से 8 एवं 6 से 7। तो आप सभी लोग जानते हैं केचुए का शरीर समान खंडों में विभाजित होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जिनकी संख्या 100 से लेके 120 तक होती है और प्रत्येक 2 खंडों के बीच एक पट होता है, लेकिन पहले 4 खंड पटों में यह अभाव पाया जाता है। तो किनके बीच अनुपस्थित होता है? पहले 4 खंडों के बीच यह अनुपस्थित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय इनमें से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जी हाँ दोस्तों, आपातकाल के समय तो एड्रिनेलिन हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है। तो हम किसकी बात करेंगे? एड्रिनेलिन हार्मोन की बात करेंगे। और यह संकटकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए व्यक्ति को तैयार करता है, और वह आपका है एड्रिनेलिन हार्मोन की बात करेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, काकरोच में लार्वा तथा लिम्फ के गुण किसके द्वारा बनाए या रखे जाते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, काकरोच को अग्रवक्षी ग्रंथि की सक्रियता का नियंत्रण कार्पस एलेटम नामक ग्रंथि द्वारा किया जाता है। काकरोच में लार्वा लिम्फक किस गुण के द्वारा बनाए रखे जाते हैं? तो काकरोच की अग्रवक्षी ग्रंथि की सक्रियता का नियंत्रण कार्पस एलेटम नामक ग्रंथि द्वारा किया जाता है। कार्पस एलेटम से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं उनको किशोर हार्मोन कहते हैं। यह रूपांतरण की दर को सहज नियमित करता है। अग्रवक्षी ग्रंथि में निर्मोचन हार्मोन इक्डाइसोन का स्त्रावण होता है। यही हार्मोन काकरोच के निर्मोचन को प्रेरित करता है। तो हम किसकी बात करेंगे? इक्डाइसोन द्वारा बात करेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पारदर्शी ऊतक है? कंडरा, तंतु की उपस्थिति, हाइलिन उपस्थिति, या ये सभी? देखिए दोस्तों, पारदर्शी ऊतक पूछा जा रहा है। तो कच्छाभ या प्रभासी उपस्थिति का मैट्रिक पारदर्शक साफ एवं हल्के नीले रंग का होता है। यह उपस्थिति लचीली होती है, साथ ही साथ हाथ पैरों की लंबी हड्डियों के संधि तलों पर लचीली गद्दियों के रूप में यह पाई जाती है। श्वेत तंतु की उपस्थिति में मैट्रिक्स में रंगहीन श्वेत कैलेजन तंतुओं के लहरदार गुच्छे पाए जाते हैं। यह उपास्थि दृढ़ और आपके अनाम में होती है। श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक दृढ़ता प्रदान करता है तथा अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ने वाले कंदरों में पाया जाता है।
तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी लोग बताइए। पूरा डिटेल के साथ हम बात कर चुके हैं। तो हम किसकी बात करेंगे, कंडरा की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यच कारक उपस्थित होता है सभी कशेरुकों में, सभी स्तनियों में, सभी सरीसृपों में, मनुष्य तथा रिसस बंदर की बात करेंगे। तो आर्यच कारक उपस्थित होता है, किसमें होता है? देखिए, लैंड स्टीनर तथा विनर ने रिसस बंदर में आपके आर्यच कारक की खोज की और यूरोप में 85% व्यक्ति तथा भारत में 97% व्यक्तियों में आर्यच कारक पाया जाता है। अर्थात मनुष्य तथा रिसस बंदर आर्यच कारक दोनों में उपस्थित होता है। और आप ये भी जान लीजिए, आर्यच एंटीजन का संबंध शिशुओं के जन्म के समय होने वाले जो रोग होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से होता है। इस रोग में आरएच एंटीजन से प्रभावित बच्चों की गर्भावस्था में ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है और ऐसे बच्चों का पिता जो होता है वह आरएच प्लस होता है और माता आरएच होती है। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, आरएच कारक उपस्थित होता है, मनुष्य तथा रिसस बंदर की बात करेंगे। अगला, खरगोश में लंबी अस्थि का छोर दूसरी अस्थि से जुड़ा होता है, किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो सभी लोग जानिए, कंडरा द्वारा, स्नायु द्वारा, पेशी द्वारा या उपास्थि द्वारा। तो खरगोश में लंबी अस्थि का छोर जो दूसरी अस्थि से जुड़ा होता है। देखिए, दो अस्थियों को जोड़ने वाली पीली रेशेदार जोड़ी स्नायु कहलाती है, दो अस्थियों को जोड़ने वाली। तो यही तो पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। लेकिन ये भी जान लीजिए दोस्तों कि अस्थियों व पेशियों को जोड़ने वाली सफेद डोरियां कंडरा कहलाती हैं। अगर डोरियां पूछा जाता है, अस्थियों को जोड़ने वाली जो आपकी सफेद डोरियां होती हैं वह कंडरा कहलाता है और ये श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है। इसके साथ पेशी ऊतक पतले, लंबे व संकुचनशील पेशी कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं जिन्हें पेशी तंतु कहते हैं। यह दो मूल लक्षणों संकुचनशीलता तथा चालकता का प्रदर्शन करता है। तो एक लंबी अस्थि जो है छोर दूसरी अस्थि से जो जुड़ा होता है वह हम पहले ही बात कर चुके हैं कि दो अस्थियों को जोड़ने वाली पीली रेशेदार जोड़ियां स्नायु कहलाती है। अगला प्रश्न है, स्पंजों में निम्न में से कौन सी कोशिका अन्य प्रकार की कोशिकाओं के बनाने योग्य होती है? आपके थीमोसाइट, पिनेकोसाइट, निडोसाइट या आर्कियोसाइट। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि आर्कियोसाइट का केंद्रक बड़ा तथा कूटपाल गोल होता है। इसमें आरएनए की अधिकता होती है तथा ये क्या होता है, स्वप्रतिकारी होता है। तो आर्कियोसाइट की बात करेंगे। इसके साथ आपका अगला प्रश्न है कि स्पर्शानुचलन किसके द्वारा नहीं दर्शाई जाती है? पैरामीशियम, एस्केरिया, अमीबा, हाइड्रा। तो किसके द्वारा यह नहीं दर्शाई जाती है? आपकी थिग्मोटेक्सिस की बात करेंगे। देखिए, एस्केरिस में स्पर्शानुचलन नहीं पाया जाता है। किसकी बात करेंगे? एस्केरिस की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका एस्केरिस ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपके हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सही मिलाया गया है? एपीकल्चर मधुमक्खी, पिसीकल्चर सिल्कमात, सेरीकल्चर मछली, एक्वाकल्चर मच्छर की बात करेंगे। देखिए, इनमें से जो सही मिलाया गया है, हम सभी लोग जानते हैं कि मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर। पहला ऑप्शन सही मिलान दिया गया है। इसके बाद मछलियों के पालन को क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर कहा जाता है। इसके साथ साथ आपके जल संवर्धन या एक्वाकल्चर में जलीय प्राणियों का होता है। एक्वाकल्चर में जो जलीय प्राणी होते हैं और इसके साथ साथ रेशम प्राप्त के लिए रेशम कीटों के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही मिलान दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है,
वयस्क मानव में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है सबसे बड़ी होती है? यकृत, थाइमस, थायराइड, अग्नाशय। तो हम सभी लोग यह जानते हैं कि यकृत मानव शरीर के सबसे लंबी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। यकृत से प्रतिदिन जो है आपके 600 से लेके 1000 मिली पित्त का स्त्रावण होता है, जो भोजन में उपस्थित वसा को पचाने में सहायक होता है। और कुत्ते की जीभ के आकार की अग्नाशय ग्रंथि अमाशय के नीचे प्लीहा से ग्रहणी सी आकार के वक्र जैसे फैली होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से किस जंतु में श्वसन अंग के बिना ही होता है? मेढक, मछली, काकरोच, केचुआ। किसमें जो है किस जंतु में श्वसन अंग नहीं होता है? सभी बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं केचुए में विशिष्ट श्वसन अंग नहीं होता है, यद्यपि इनमें वायवीय श्वसन होता है। त्वचा केचुए में श्वसन के लिए धरातल बनाती है। कीटों तथा अन्य अर्थोपोड जंतुओं में श्वसन श्वासनाल द्वारा होता है। जलीय प्राणियों में श्वसन क्लोमा द्वारा होता है। तो यहाँ पे हम केचुए की बात करेंगे। कौन आपका अंतःस्रावी विज्ञान का पिता कहलाता है? आर.एच. वेटक, पाश्चर, आइंथोवन या थॉमस एडिसन की बात करेंगे। तो कौन जो है अंतःस्रावी विज्ञान का पिता कहलाता है? देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किया जाता है अंतःस्रावी विज्ञान कहलाता है। और इसके जो पिता कहलाते हैं वे आपके थॉमस एडिसन की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का पिता कहा जाता है। वेटेकर ने जीवधारियों के वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति का वर्णन किया। लुई पाश्चर ने अजीवात जीवोत्पत्ति मत का खंडन किया। तो सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखिए दोस्तों, आपका मैलपीघी जो नलिकाएं होती हैं वह कीटों के उत्सर्जी अंग द्वारा, मेढक के उत्सर्जी अंग द्वारा, कीटों के अंतःस्रावी ग्रंथि या कीटों के श्वसन अंग की बात करेंगे। दोस्तों, आपके मैलपीघी जो नलिकाएं होती हैं, जी हाँ, मैलपीघी जो नलिकाएं होती हैं वह आपके कीट मिरियापोडा और एरेकड़े के मुख्य उत्सर्जी अंग मैलपीघी नलिकाएं होती हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कीट मिरियापोडा और एरेकनिक के मुख्य नलिकाएं की बात करते हैं। समानतः इन सभी जीवों में मैलपीघी नलिकाएं हीमोसील से उत्सर्जी पदार्थ एकत्र करती हैं और उसे आंत में बहाती हैं। कशेरुकियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होता है। कीटों तथा अन्य अर्थोपोडा प्राणियों में शारीरिक सतह से गैसीय विनिमय संभव नहीं हो पाता। तो शाखान्वित श्वासनाल द्वारा वायु उत्तकी कोशिकाओं में सीधी पहुंचकर गैसीय विनिमय उत्पन्न करती है। तो राइट ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कीटों के उत्सर्जी अंग की बात करते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, पॉलिप अवस्था में अनुपस्थित होती है। तो पॉलिप अवस्था में हाइड्रा, अरेलिया, फाइसेलिया या अबेलिया की बात कर रहे हैं। तो पॉलिप अवस्था में अनुपस्थित होता है, किस में अनुपस्थित होता है? तो पॉलिप तथा मेडुला सिलेंट्रेटा में उपस्थित क्रमशः अलैंगिक तथा लैंगिक अवस्थाएं होती हैं। हाइड्रा तथा अबेलिया हाइड्रोजोआ वर्ग के जंतु हैं और उनके बीच जीवन वृत्त में हाइड्रा या पॉलिप तथा मेडुला दोनों अवस्थाएं होती हैं। तो हम किसकी बात करेंगे? ऑप्शन नंबर अबेलिया की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। तो रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है।
5वीं क्लास का बच्चा भी ये बता देगा प्रश्न। तो आप लोग तो सदैव कमेंट कर चुके होंगे। रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक जो विटामिन होता है वह कौन सा होता है? आवश्यक विटामिन हमारा सभी लोग जानते हैं, विटामिन के की बात करेंगे। विटामिन के यकृत में होथ्राम्बिन के निर्माण में सहायक है। इस कारण रुधिर के थक्का जमने में यह आवश्यक होता है। यह टमाटर, बथुआ, पालक, पनीर, अंडे तथा हरी सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए दृष्टिवर्धक में संश्लेषण में सहायक होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नपुंसकता आदि रोग होते हैं। और विटामिन सी की बात करें तो कोशिकीय श्वसन में क्रेब्स चक्र के समय सह एंजाइम का कार्य करता है। विटामिन उपापचय द्वारा लाल रुधिराओं के निर्माण में सहायक होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, फेरिटिमा में पोस्थमा का मादा जनन छिद्र किस खंड में स्थित होता है? 14वें, 16वें, 18वें, 15वें। तो फेरिटिमा पोस्थमा का मादा जनन छिद्र जिस खंड में स्थित होता है वह आपका कहलाता है, सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? 13 या 14वें खंड की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, केचुए में 13वें खंड में एक जोड़ी छोटी व सफ़ेद अंडाशय पाई जाती है। अंडाशयों के नीचे 13वें खंड में ही एक जोड़ी बड़ी पश्चमाभिकी कीप के आकार की रचनाएं अंडवाहिनी कीप होती हैं। अंडवाहिनियाँ 13वें 14वें अंतरखंडी पट को भेद कर 14वें खंड में पहुंचकर एक छोटी व चौड़ी अंडवाहिनी बनती है, जो 14वें खंड के उधर तल पर एक अकेले मादा छिद्र से बाहर खुलती है। तो हम बात करेंगे 14वें खंड की बात करते हैं। अगला है, मेढक के हृदय में हृदय पेशियां जिन तंतुओं की बनी होती है उन्हें क्या कहते हैं? पुरकिंजे तंतु, मायोनीमा, तिलोडेंडिया या कोलमनी कार्नी की बात करेंगे। तो मेढक के हृदय में पेशियां जिन तंतुओं की बनी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो मेढक की हृदय भित्ति जो होती है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम तथा एंडोकार्डियम के बनी होती है। मायोकार्डियम रेखित, अनैच्छिक तथा शाखित हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय की संकुचित पेशियों के 3 प्रकार के तंतु नोडल तंतु, ट्रांजिशनल तंतु और पुरकेंजी तंतु होते हैं। पैपिलरी पेशिया या कालमनी कौनी निलय की भित्ति से स्थित से पेशियों की कालम होती है। यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वह हम किसकी बात करेंगे? वह आपके पुरकिंजे तंतु की बात करेंगे। बाकी कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, एलएच तथा एफएसएच को संग्रहित रूप से क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन, सोमेटोट्रोपिन, ल्यूटियोट्रोपिक या गोनेडोट्रोपिन की बात करेंगे। तो एलएच एफएसएच को संग्रहित रूप से क्या कहा जाता है? तो हम बात करेंगे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की बात करेंगे। देखिए, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है या गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एक ऐसा समूह होता है जो जनन ग्रंथियों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। और ये हार्मोन पुटिका प्रेरक हार्मोन एफएसएच तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच है। तो हम बात करेंगे गोनेडोट्रोपिन की बात करेंगे। और अगला प्रश्न रहेगा जो मॉक क्वेश्चन के प्रश्न रहेगा, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं अग्नाशय में, अमाशय में, यकृत में या आहार नाल में पाई जाती हैं। यह आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। तो सभी लोग अच्छे तरीके से कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। और मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।